नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आलोक व्यास सर पेपरिया वाले चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। आज हम यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के सिविल सर्विसेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी जनरल स्टडी पेपर बन के दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 के यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में, जिसकी आंसर राइटिंग आपको यहाँ मैं बताऊँगा, जिसमें हम उन्हीं बिंदुओं को समावेशित करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे कि किस प्रकार भूमिका बनाई जाए, किस प्रकार डिकोडिंग की जाए क्वेश्चन की, किस प्रकार हम उसका प्रयोग करें, किस प्रकार हम हमारे डेटा को एक क्वेश्चन में डालें। ये पूरी चीज़ें हम यहाँ पे आज करेंगे। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है यूपीएससी का, हम माइक्रो जो सिलेबस होता है उसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो विश्व या वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक दिया हुआ है यूपीएससी जीएस के पेपर फर्स्ट में, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्लेट टेक्टोनिक्स और डायस्ट्रोफिक बल। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन रिसेंटली 2021 का जो सेकंड लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी मेंस का, उसमें आया हुआ है। इसमें भी हम प्रश्न को डिकोड करेंगे, शब्द सीमा में कैसे अच्छा उत्तर लिखें यह समझेंगे, प्रभावशाली उत्तर के क्या गुण होंगे वो देखेंगे, उत्तर में क्या समाहित किया जाना चाहिए वह देखेंगे, और निष्कर्ष कैसा हो, एक इफेक्टिव निष्कर्ष, प्रभावशाली निष्कर्ष कैसा हो यह जानेंगे। तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने आज फिर वही यूपीएससी की जो मेंस की बुकलेट का फॉर्मेट होता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा सहूलियत हो कि किस प्रकार आंसर राइटिंग की जाए। तो क्वेश्चन क्रमांक की हमारा 2 है। प्रश्न संख्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न क्रमांक जो है हम लेफ्ट हैंड साइड के हाशिए पर रखते हैं, बाएं हाथ के हाशिए पर रखते हैं, उस पर हम प्रश्न संख्या लिखते हैं, और दाएं हाशिए पर जो हमें मार्क दिए जाते हैं वो मार्किंग की जाती है, जहां हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए तथा उदाहरण सहित स्थानीय मौसम की दशाओं पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये यूपीएससी जीएस 1 का 2021 का क्वेश्चन है। अब हम इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्वत श्रृंखलाओं और इसकी विशेषताओं को संक्षेप में परिभाषित करेंगे कि पर्वत श्रृंखलाएं होती क्या हैं। बस हमें ये बताना है, ना कि ये बताना पर्वत श्रृंखलाएं कितने प्रकार की हैं। क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में केवल पर्वत श्रृंखलाओं का संरेखण पूछा गया है, श्रृंखला, ना कि ये पूछा गया है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का उल्लेख करते हुए एक विश्व का मानचित्र बनाएंगे। यदि आपसे बन पाता है, कोशिश करें, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो वर्ल्ड मैप बनाना आपको आए, और सभी जो आपको याद हैं, जो पर्वतमालाओं का आप समावेश आपके आंसर में कर रहे हो, उत्तर में कर रहे हो, उनको आप बना पाओ। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं और स्थानीय मौसम एवं जलवायु पर उसके प्रभाव का हम यहाँ उल्लेख करेंगे और फिर निष्कर्ष लिखेंगे। देन चलिए स्टार्ट करते हैं मुख्य भाग से और इंट्रो से हम। तो इंट्रो में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंट्रो में सबसे पहले हम यही चीज़ जो हम बताएंगे कि पर्वत श्रृंखलाएं होती क्या हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि पर्वत श्रृंखलाएं होती क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्वत श्रृंखलाओं और पर्वतों का निर्माण होता कैसे। तो आपको पता है कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है वो हमारी प्लेट टेक्टोनिक टेक्नोलॉजी है। प्लेट टेक्टोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है आपकी, तो ये हमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ ये समझ लेते हैं, जब पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण, पटल के कारण, कहीं एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाके, एक महाद्वीपीय प्लेट जब दूसरी प्लेट से जाके टकराती है, उन कारणों से भी हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। या यकायक किसी एक भूभाग का, पृथ्वी के एक भूभाग का ऊपर उठ जाना भी पर्वत के निर्माण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त किसी एक भूभाग के अलावा अन्य सभी भूभागों का नीचे दब जाना भी पर्वत के निर्माण का कारण बनता है।
तो अभी हमारा यह क्वेश्चन ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, ये केवल पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछ रहा है। तो हम टू द पॉइंट आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ आप देखें, एक ही काल में, इसका इंट्रो लिखते हैं हम, एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को, एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण एवं स्थानीय मौसम पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो हम एक एक करके सभी पर्वतमालाएं जो हमें खास लगती हैं उनका हम विवरण देंगे और स्थानीय मौसम पर उनका हम प्रभाव देखें, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो हम मुख्य भाग पे आते हैं। मुख्य भाग में हम उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और उनके प्रभाव की बात करेंगे स्थानीय मौसम में। तो सबसे पहले हमारे भारत का और एशिया का एक मुख्य पर्वत है हमारा हिमालय। तो हम द ग्रेट हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, हिमालय एक चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ हमने एक इंट्रो दिया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है। इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक चौड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है और नॉर्थ ईस्ट साइड जाके, उत्तर पूर्व में जाकर ये कुछ पतला हो जाता है। मानसूनी पवनों के अवरोधक के रूप में कार्य कर दक्षिण की ओर वर्षा कराता है। तो हिमालय हमारा मानसूनी पवनों का अवरोधक का काम करता है और उसके पश्चात ये क्या करता है, हिमालय अपने दक्षिण की ओर उन पवनों को रोककर वर्षा कराता है। जबकि उत्तर की ओर यह वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करता है और ठंडे मरुस्थलों का निर्माण करता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, जिसमें से एक हमारा लद्दाख है, तकलामकान रेगिस्तान आदि। ये सभी जो हैं हमारे हिमालय के छाया वृष्टि प्रदेश हैं, छाया वृष्टि प्रदेश हैं। आगे ये क्या करता है, तो यह साइबेरिया की शीत लहरों से जो दक्षिण एशिया रूस से आती हैं, दक्षिणी रूस से आती हैं, यह साइबेरिया की शीत लहरों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है तथा भारतीय जलवायु को समग्रता में उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में सहायक है। तो जो हमारे भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वह उष्णकटिबंधीय जलवायु का मुख्य जो कारक है वो हमारा हिमालय भी है एक। हिमालय का उच्च एल्बिडो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊष्मा बजट को निर्धारित करता है। जेट स्ट्रीम को नियंत्रित कर पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से वर्षा कराता है। जो ठंड में वर्षा होती है वो वर्षा कराता है, जो गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है एवं उत्तर भारत में शीत लहर के लिए उत्तरदायी होती है, जिसे हम पाला पड़ना भी कहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है हिमालय के कारण। जो थार के मरुस्थल से और पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी दिशाओं से भारत में जो गर्म स्ट्रीम प्रवेश करती है उन्हें रोकता है हिमालय, ठंडा करता है और उनके माध्यम से वर्षा करवाता है, जो गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है। और जो उत्तर भारत में शीत लहर उत्पन्न होती है वो उसी कारण से होती है। आगे देखें, ये तो हुआ हमारा हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति, उसका विस्तार और उसका हमारे स्थानीय मौसम पर प्रभाव। इसी प्रकार एक अन्य पर्वत है आल्पस पर्वत, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से इस बलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आल्पस, यह श्रेणी दक्षिणी यूरोप एवं यूरेशिया क्षेत्र में वर्षण प्रतिरूप को प्रभावित करती है। यह पर्वत श्रेणी पवनों के संचरण को भी प्रभावित करती है। वस्तुतः जब फौन पवनें, यहाँ की पवनें जो होती हैं आल्पस पे जो पवनें चलती हैं वो फौन पवनें, जब फौन पवन पर्वत से नीचे शुष्क एवं गर्म हवा के रूप में उतरती हैं, क्योंकि ये उत्तर साइड, तो जो पूर्व साइड है वहाँ ये वर्षा करा देते हैं, और पश्चिम साइड जो है जब पवन शुष्क हो जाती है, उसके पास वर्षण के लिए पर्याप्त नमी नहीं बचती, तो वो शुष्क पवन धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, जो क्या करती है यहाँ पे हिम को पिघलाने का कार्य करती है, बर्फ को, जो भी महत्वपूर्ण है। जब फौन पवन पर्वत से नीचे शुष्क एवं गर्म हवा के रूप में उतरती है तो यह हिम को पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है, जिससे चारागाह पशुओं के चरने योग्य बन जाते हैं। जो यूरोप के चारागाह होते हैं वो पशुओं के चरने योग्य बन जाते हैं और अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता मिलती है।
तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ़ॉन पवनों का, जो किस कारण आ रही हैं, आल्प्स के कारण आ रही है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला पे आते हैं हम, जिसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के समानांतर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह श्रृंखला व्यापारिक एवं पछुआ पवनों को रोककर क्रमशः अपने उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी के पवनामुखी ढाल में वर्षा कराती है। मीन्स जिस तरफ से ये पवनें आती हैं प्रशांत महासागर से, वहां से यह प्रवेश करती हैं पछुआ पवनें, और ये व्यापारिक और पछुआ पवनें जब वहां से प्रवेश करती हैं तो यह उसी ढाल के तरफ रोक ली जाती हैं जिस तरफ से पवन आ रही है, जिसे पवनामुखी ढाल कहते हैं, और उस तरफ ही ये वर्षा करवा देती हैं। इसके विपरीत जिस तरफ ये पवनें नहीं जा पाती, जिसे पवना विरोधी ढाल कहते हैं, वहां पे ये शीत मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कर श्रृंखला, ये जो पर्वत श्रृंखला है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कर यह पर्वत श्रृंखला अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर के पूर्वी ढाल से उतरने वाली, ये देखिए मैं बोल रहा था वो यही बात, एंडीज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर के पूर्वी ढाल से उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन, जिसे जोंडा कहते हैं। तो ये प्री में पूछ लिए जाते हैं कहाँ कौन सी पवन कहलाती है। पूर्वी ढाल से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा हिम को पिघलाकर पंपास के मैदानों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पंपास के जो मैदान हैं ये कहाँ पे होते हैं, दक्षिण अमेरिका में है। तो यह जोंडा हिम को पिघलाकर पंपास के मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपकी पर्वत श्रृंखला आती है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला के बाद उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला पे चलते हैं हम, रॉकीज। उत्तर दक्षिण की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर के समानांतर विस्तृत यह श्रेणी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। प्रशांत महासागर से आने वाली पवनें पवनामुखी ढाल पर वर्षा करती हैं, जबकि पवनाभिमुख क्षेत्र पर मरुस्थल निर्माण की दशाएं बनाती हैं, जिसका उदाहरण है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो उत्तर अमेरिका में है आपका। ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका और कनाडा जो देश है वहां पे ये पड़ता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। रॉकीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन चिनूक, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जो गर्म और शुष्क पवन है वो कहला रही है चिनूक, वहीं दक्षिण अमेरिका में जो गर्म और शुष्क पवन थी वो कहला रही थी जोंडा। ये सोचने और याद रखने वाली बात है। तो रॉकी श्रृंखला के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन चिनूक पशुओं के लिए लाभदायक होती है। वस्तुतः इसके आगमन से चारागाह जो होते हैं बर्फ मुक्त हो जाते हैं और वहां घास उत्पन्न होती है, जो पशुओं के चारागाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब यहाँ हम आते हैं निष्कर्ष पर। उपरोक्त पर्वत श्रृंखलाओं के अतिरिक्त एटलस, अपलेशियन, यूराल, पश्चिमी घाट भारत का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया जैसी कई अन्य श्रृंखलाएं भी हैं, जिनका संरेखण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर या अन्य दिशाओं में हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम निष्कर्ष में देखें कि पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थानीय मौसम के साथ साथ वैश्विक जलवायु एवं लोगों की जीवन शैली को भी प्रभावित करती हैं। हर एक पर्वत श्रृंखला विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जैव विविधता को अपने आप में समाहित भी रखती है। इसलिए जैव विविधता से युक्त इन पर्वतीय वातावरणों को, इन पर्वतीय पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कृषि, खाद्य एवं कृषि आयोग की, या जिसे हम कह सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे विश्व की 15% जो जनसंख्या है इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, जो जैव विविधता का संरक्षण भी करती है, संस्कृति का संरक्षण भी करती है। अतः पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षण सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी अत्यधिक लाभदायक है।
तो यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया आज। इसी प्रकार आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी प्रकार की सीरीज और भी बनाते रहूँगा। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। स्टडी विद आलोक व्यास सर चैनल में समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।